जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम या पॉइंट मासेस के सिस्टम का, वो हमने पढ़ा। क्लियर। और एक दूसरे को इधर उधर तुम शिफ्ट करो तो उसका चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से क्या फॉर्मूला है, और हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डाल के कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो ट्रिक भी सीखा। ठीक है। तो अभी हम अपने चैप्टर के कौन से पार्ट में चल रहे हैं? हम अपने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में चल रहे हैं। इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। अभी हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, जिसका हमने कौन सा पार्ट ऑलरेडी कर लिया? हमने कर लिया सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, है ना। सिस्टम मतलब बहुत सारे मासेस हैं, एक से ज़्यादा। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में ही, है ना, जो तुम्हारे सिलेबस का चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन में। अब हम कैसा कैलकुलेशन पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, है ना, मतलब ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन तो है ना। यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स मतलब ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल है। तो यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल मतलब क्या है ना? रॉड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रिंग, डिस्क, स्फीयर। क्लियर। ये सब कुछ यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल मतलब जो दो बाजू से देखने में एक ही जैसे लगे, है ना, मतलब जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन एक ही टाइप का हो। कौन कौन से शेप है? रॉड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रिंग, डिस्क, स्फीयर। ठीक है। तो मान लो लेटस से मैं सबसे पहले रॉड ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये रॉड है और ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का रॉड है, याद रखना। क्लियर। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका? यूनिफॉर्म। और मान लेते हैं अगर इसका लेंथ L है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा। बिल्कुल सेंटर पे मतलब दोनों बाजू से इसका लेंथ कितना होगा? L/2 ही होगा, है ना। ये वाला साइड और ये वाले साइड दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है तुम्हारे पास, इन स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल क्यों बोला जा रहा है? ये वो शेप्स हैं जो तुम जानते हो ना। सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल एक जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों साइड, तो वैसे को यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्लियर सभी को? सिर्फ दोनों साइड ही नहीं, ऊपर नीचे भी, दोनों साइड भी और ऊपर नीचे भी। तो बिल्कुल मतलब एक्स एक्सिस, अगर मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ तो तुम देखोगे कि दोनों साइड उसके बिल्कुल सेम मास है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, है ना। तो जितना मास सेंटर के इस तरफ है उतना इधर भी, जितना सेंटर के ऊपर है उतना ही नीचे भी, क्योंकि ये रॉड है तो ऊपर नीचे कुछ नहीं है ना। इसके ऊपर भी सेंटर के कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है ना। ये रॉड एक थिन रॉड है, सिर्फ रॉड तुम्हें दिखाई दे इसलिए मैंने इतने थिकनेस का बनाया। तो यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसके सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लूँ, सिंपल सा मीनिंग, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लूँ तो उसके लेफ्ट साइड जितना मास होगा उतना ही राइट साइड होगा, और उसके ऊपर जितना मास होगा उतना ही नीचे होगा। समझ आया? ऐसे स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या कि जो उसका मास पर यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट एरिया है वो कंटिन्यू पूरा सेम है, उसको यूनिफॉर्म बोला जाएगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का अलग मीनिंग है, सिमेट्रिकल का अलग। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है कि यदि पहले 1 मीटर में 2 kg मास है तो नेक्स्ट 1 मीटर में भी 2 kg होगा, फिर नेक्स्ट 1 मीटर में भी 2 kg होगा। ये यूनिफॉर्म का मीनिंग है। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है कि यदि मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लूँ तो जितना लेफ्ट साइड मास होगा उतना ही राइट साइड होगा, और जितना उसके ऊपर मास होगा उतना ही नीचे होगा। इसको सिमेट्रिकल बोला जाता है। दोनों बातें लिखोगे अपने नोट्स में। क्लियर सभी को ये चीज़? रॉड हो गया। स्क्वायर, है ना, स्क्वायर पे आते हैं। बोलो। स्क्वायर के केस में ये लेटर से तुम्हारा स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बिल्कुल इसके यहाँ सेंटर पे होगा। क्लियर। ये एक स्क्वायर प्लेट है पूरा तुम्हारा, है ना। स्क्वायर प्लेट है मतलब पूरे में मास है। ऐसा नहीं कि मैंने 4 रॉड लगा रखे हैं बाजू से, है ना। इस शेप में और इस शेप में डिफरेंस है ना। ये इसमें अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि बीच में कोई मास नहीं है। समझ आया? सिर्फ साइड में मैंने 4 रॉड लगा रखे हैं। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, बट इसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा और इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में ही लाई करेगा। क्लियर। तो बिल्कुल सेंटर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक इसको ओरिजिन मान लिया तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इधर से एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस खींच दूँ तो जितना लेफ्ट में मास आएगा उतना ही राइट में आएगा ना। बोलो आएगा ना? देखो ध्यान से,
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, है ना। सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे एक वाई एक्सिस आ जाएगा। तो तुम देखो जितना ओरिजिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास को मान लूँ तो जितना मास एक्स के ऊपर है उतना ही नीचे, और जितना वाई के लेफ्ट में उतना ही वाई के राइट में। तो ये सिमेट्रिकल मास है, तो उसका भी सेंटर कहाँ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके सेंटर पे। क्लियर। फिर रेक्टेंगल, तो आई थिंक अब मुझे और आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बिल्कुल समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, है ना। लेट अस से ये रेक्टेंगल है। क्लियर। तो रेक्टेंगल का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एग्जैक्टली उसके सेंटर पे, है ना। इनफैक्ट अगर मैं प्रॉपरली बोलूँ तो ये उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना। ये क्या होता है, ये उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। अगर मैं इसके दो डायगोनल्स ड्रॉ करूँ तो जहाँ पे उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास, है ना। तो अगर ये L है, सॉरी मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, लेट अस से अगर ये L है और ये B है, क्लियर, तो ये सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होगा ग्राउंड से, L/2, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, P/2, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास ये L/2 लेंथ होगा और ये ग्राउंड से B/2, सॉरी यहाँ से लेफ्ट साइड से B/2 डिस्टेंस पे और ये L/2, मतलब बिल्कुल बीच में। समझ आया सभी को। तो ये रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल एक यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास भी उसके बिल्कुल सेंटर पे या फिर डायगोनल का जहाँ इंटरसेक्शन है ना। स्क्वायर में क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर ऑफ साइड ए है ना, ये साइड भी ए ये साइड भी ए, तो ये वैल्यू A/2 हो जाएगी और ये वैल्यू भी A/2 हो जाएगी। हर तरफ से वो A/2 ही आएगा, तुम किधर से भी मेजर करो। क्लियर सभी को। तो ये तीन स्ट्रक्चर हुए। ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल, है ना। ये इसमें तुम्हें तो 10th की थोड़ी ज्योमेट्री याद करनी पड़ेगी अपनी। अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, लेट अस से ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, तो अभी तो जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया ये आइसोसेलेस है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास होता है एट सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड कहाँ से कैसे निकलता है, सेंट्रॉयड इज इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तुम एक मीडियन ड्रॉ करते हो जो इधर वाले के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगा, दूसरा ड्रॉ करोगे जो इधर वाले के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगा, तो ये तुम्हारा सेंट्रॉयड है। ऑब्वियसली जो तुम तीसरा भी ज्वाइन करोगे वो भी वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो ये जो मेरा सेंटर पे यहाँ पे पॉइंट बना, ये पॉइंट, ये सेंट्रॉयड कहलाता है ट्राइंगल का, और ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ये है ना, एट सेंट्रॉयड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सेंट्रॉयड में, कि अगर ये लेंथ x है तो ये 2x है ना, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। क्लियर है ना। अगर ये लेंथ y है तो ये 2y होगा, और अगर ये लेंथ z है तो ये वाला 2z होगा, है ना। 2:1 का रेशियो। क्लियर। ये सेंट्रॉयड की खास बात होती है ना। सेंट्रॉयड क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। क्लियर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो ये मीडियन तुम्हें नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये याद रखना है 2:1 का रेशियो, है ना, कि ये जो मीडियन जो भी लाइन ड्रॉ हुई है, अगर ये 2x है तो ये x है, मतलब ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉयड उस लाइन को। क्लियर। तो ये ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास होता है। नेक्स्ट शेप हमारा कौन सा है ट्राइंगल के बाद, रिंग, डिस्क, स्फीयर। ये सब एक ही जैसे शेप होता है। रिंग, डिस्क, स्फीयर सब कैसे होते हैं, सब गोल होते हैं, है ना। तो रिंग, डिस्क और स्फीयर, ठीक है, ये सब गोल हैं। इन सब का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा। क्लियर। ये डिस्क और स्फीयर में क्या होगा, मास बिल्कुल ऐसा होगा पूरे में, है ना। ये क्या है, ये डिस्क या फिर स्फीयर। क्लियर। लेकिन अगर रिंग या हॉलो स्फीयर ड्रॉ करोगे तो वो कैसा ड्रॉ होगा, उसमें मास सिर्फ साइड में रहेगा, है ना, लेकिन उसका भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पर ही होगा। क्लियर। उसका भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पर ही होगा, है ना। रिंग या फिर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में मास कहाँ होता है, सिर्फ बाहर उसके सरफेस पे होता है ना हॉलो स्फीयर। ये स्फीयर है, मतलब ये कौन सा स्फीयर ड्रॉ किया मैंने, ये मैंने सॉलिड स्फीयर ड्रॉ किया, इसमें पूरे अंदर भी मास है। या डिस्क हो जिसमें पूरे में मास हो। क्लियर। तो रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उनके सेंटर पे। समझ आ गया सभी को। तो ये सब तुम्हारे सेंटर ऑफ मास के कुछ बेसिक पॉइंट्स है ना।
यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है ना, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पे लाई करता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या और सेंटर सिमेट्रिकल का मतलब क्या, ये तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी और इसके नेक्स्ट चैप्टर में ये टर्म काफ़ी बार यूज होंगे। क्लियर। तो इसके ऊपर ना एक एग्जाम्पल करते हैं लेटेस्ट से ना। मान लेते हैं, मैं एक काम करता हूँ, पहले एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का वो नेक्स्ट पेज में एक एग्जांपल है, वो भी अपने करना है। एक काम करते हैं, चलो उसको पहले कर लेते हैं। आ जाओ अच्छा एग्जांपल पहले करते हैं। मान लो मुझे एक ऐसा दो शेप दिया गया है ना, और उसने क्या बोला कि लेट अस से दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक स्क्वायर है और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल इक्विलैटरल है, मतलब इसका हर साइड ए डिस्टेंस है, ये भी ए है, तो सारे के सारे साइड्स फिर ए ही होंगे ना, क्योंकि ये ए है तो स्क्वायर का ये साइड और ट्राइंगल का एक साइड दोनों सेम है, तो ट्राइंगल का साइड भी क्या होगा, ए। मतलब ये सारे साइड्स ए के इक्वल है। क्लियर सभी को, सारे साइड्स कितने के इक्वल है, ए। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ए। और तुम्हें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का। क्लियर, इस पर्टिकुलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, ध्यान से देखो। तुम क्या करोगे, ये दोनों कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये एक स्क्वायर है और ये एक ट्राइंगल है, और दोनों एक कंबाइंड सिस्टम है। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे दो मासेस हैं। अब मुझे तो पॉइंट मासेस का फॉर्मूला पता है ना, मुझे तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा ही नहीं सर आपने। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लूँगा, वो मुझे आता है, और मैं इस ट्राइंगल का भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लूँगा। तो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा जहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट मासेस हो, है ना, क्योंकि इसका भी सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पे है और इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास भी एक पॉइंट पे है। तो मैं दो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को दो पॉइंट मास के सिस्टम में कन्वर्ट कर लूँगा और फिर पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्लियर। तो तुम देखो ध्यान से, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, स्क्वायर का, है ना। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, अगर ये सब ए डिस्टेंस है ना, और ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है। क्लियर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, मुझे बताओ, क्या बहुत इजी है बताना, ये a/2 कॉमा a/2 है ना, ये कोऑर्डिनेट्स होगा किसका, इस स्क्वायर का। क्लियर। डेटा कुछ क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है कि स्क्वायर का मास उसने m1 बताया है और ट्राइंगल का मास लेटर से m2 बताया है। क्लियर। स्क्वायर का मास m1 और ट्राइंगल का मास m2। ठीक है, तो ये a/2 हो गया और ये a/2। अब मुझे बताओ ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है उसके सेंट्रॉइड पे, है ना। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पे होगा। मैं वो लाइन ब्लैक में ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे। देखो, क्लियर। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर है। मुझे ये पता है कि अगर ये लेंथ x है तो ये वाला लेंथ कितना है, 2x, है ना। इधर से 2x होगा तो इधर से कितना होगा, x होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं ये वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे x तो दिया नहीं क्वेश्चन में, मुझे तो आंसर a के टर्म्स में चाहिए। तो मुझे एक बात अभी तक क्वेश्चन में क्या पता चल गई है कि ये जो m1 मास है वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे रखा हुआ मान सकता हूँ, उसी को तो सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये जो पूरा m1 मास है मैं कहाँ मान सकता हूँ, इस पॉइंट पे रखा हुआ। बट m2 मास जो है वो यहाँ रखा हुआ मान सकता हूँ। बट m1x1 प्लस m2x2 वाला फॉर्मूला लगाने के पहले मुझे ये वाला का कोऑर्डिनेट चाहिए ना। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तुम ध्यान से देखो। मुझे बताओ, क्या ये वाला तुम्हारा लेंथ a के इक्वल है ना। ये जो तुम्हारा लेंथ है ये कितने के इक्वल है, ये a के इक्वल है ना। अभी मुझे क्या चाहिए, क्या ये एंगल 60 डिग्री है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को Q बोलूँ तो PQ कितने के इक्वल हो जाएगा, है ना। PQ कितने के इक्वल हो जाएगा, ये 60 है, ये A है, क्या वो A sin 60 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर तुम इस ट्राइंगल में sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करो तो PQ किसके इक्वल हो जाएगा, A sin 60, है ना, या फिर कितने के, √3a/2। बट उससे काम नहीं बनेगा, मुझे तो इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। मुझे बताओ
क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या PQ 3x के इक्वल है? बिल्कुल है ना? PQ किसके इक्वल है? 3x। तो x की वैल्यू क्या है? √3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? a बाई 2√3, है ना? √3 कैंसिल हो गया, a बाई 2√3, मतलब x इज a बाई 2√3। तो तुम मुझे बताओ क्या मुझे इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया? क्योंकि ये p की दूरी कितनी है y एक्सिस से? a, तो उसमें मैं x और ऐड करूंगा तो मुझे इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना। तो मैं मुझे बताओ ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है ना? इसको पॉइंट को मैं C1 कह रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं C2 कह रहा हूँ। तो तुम ध्यान से देखो, मैं C2 के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। x कोऑर्डिनेट होगा इसका a प्लस एक्स या फिर a प्लस a बाई 2√3। क्लियर? ये x कोऑर्डिनेट ऑफ C2 है ना? अब y कोऑर्डिनेट ऑफ C2 कितना होगा? बोलो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? x कोऑर्डिनेट सबको समझ आ गया ना? x कोऑर्डिनेट क्या होता है कि वो y एक्सिस से कितनी दूर है। तो पॉइंट P a डिस्टेंस दूर था और C जो था वो और x डिस्टेंस दूर था, मतलब a प्लस एक्स, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है? a बाई 2√3। वो यहाँ उसका कैलकुलेशन है। क्लियर? अब मैंने YC2 निकालना है। बताओ YC2 कितना होगा? बहुत ईजी। क्या जितना C1 ऊपर है उतना ही ये भी ऊपर है ना? बिल्कुल बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे ना ये सब, है ना? बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट a बाई 2 था तो C2 का कोऑर्डिनेट भी YC2 कितना होगा? a बाई 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं आप, पैरेलल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ये वाली लाइन पैरेलल है x एक्सिस से, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट a बाई 2 आएगा तो C2 का भी y कोऑर्डिनेट a बाई 2 ही आएगा, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस से डिस्टेंस। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये निकाल लिया मैंने, बस काम खत्म हो गया। तो मेरा सेंटर ऑफ मास C2 का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, है ना? अब मेरा पूरा सिस्टम मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अब मैं भूल जाऊंगा कि मेरे पास एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल है। मैं सिर्फ ये याद रखूंगा कि मेरे पास सिर्फ दो मासेस हैं, एक ये और एक ये, है ना? तो मैं एक फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है? मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास सिर्फ दो मासेस हैं, और वो दो मासेस कैसे हैं? पॉइंट मासेस। पहले भी दो थे बट वो दोनों कंटिन्यूअस थे। एक मास रखा हुआ है C1 पे जो कि मास M1 है, जिसका कोऑर्डिनेट है a बाई 2 a बाई 2, और दूसरा मास रखा हुआ है M2 पे जिसका कोऑर्डिनेट है कितना? x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? x कोऑर्डिनेट है a प्लस a बाई 2√3 और y कोऑर्डिनेट है a बाई 2। अब ये मेरा पूरा सिस्टम, बस इतना सिंपल सा सिस्टम बन के रह गया। समझ आया? इसका मतलब अब तुम इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हो? तो सिंपल, बोलो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा सिस्टम का? m1 इंटू x1 मतलब a बाई 2 प्लस m2 इंटू x2। x2 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस a बाई 2√3 बाई m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट होगा किसके सेंटर ऑफ मास का? इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का। वो x कोऑर्डिनेट निकाला मैंने उधर। क्लियर? और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना होगा इस सिस्टम का? y कोऑर्डिनेट होगा m1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी? a बाई 2 प्लस m2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी? a बाई 2, तो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर? ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा किसका? इस पूरे सिस्टम का। तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा ना, ये दोनों XCM YCM, इस सिस्टम का x और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास। तो तुमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखा, है ना? जो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल वैंगल लेकर के पूरा कैलकुलेशन किया 2√3 और ये 2x और x के इक्वल होता है ना? ये पूरा लेंथ 3x है। वो सब ज्योमेट्री तुम्हें स्टैंडर्ड 10th से आनी चाहिए। बाई चांस अगर तुम्हारे माइंड से स्लिप कर गया है तो इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन तुम्हें दिखाया। क्लियर? इसे अच्छे से तुम्हें आना ही चाहिए। अगर वही तो वो स्टेप कैलकुलेट नहीं करोगे तो ये आंसर कैसे निकालोगे? समझ आई बात? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने फिजिक्स का टर्म्स में यहाँ क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो तुम्हारा यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल सिस्टम का अगर कुछ बना हुआ है, एक सिस्टम है ना जिसमें सिर्फ यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल मासेस हैं, और तुम्हें उसका सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो तुम क्या करोगे?
तुम उस यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मासेस खोज लो, है ना। वो कहाँ से खोजोगे वो मैंने तुम्हें इस पेज में बताया, क्लियर। वो सब मैंने तुम्हें इस पर्टिकुलर पेज में ऑलरेडी बता रखा है कि इन यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उनके सेंटर पे ट्रायंगल में सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। तो वो सारे सेंटर ऑफ मास खोज लो और उस सिस्टम को डिस्क्रीट पार्टिकल के सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, है ना। ये कंटिन्यूअस मास किस में कन्वर्ट हो गया, डिस्क्रीट पार्टिकल में, और फिर डिस्क्रीट वाला ही फॉर्मूला लगा दो, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये प्रोसेस है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास खोजने का, है ना। एक एग्जांपल और करते हैं, चलो थोड़ा सा सिंपल, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस था वो, ये एक्स एक्सेस है ना, दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, ठीक है। दो शेप लेते हैं हम, लेट अस से पहला शेप मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल, क्लियर। ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे कॉर्नर में बिल्कुल रखा हुआ है यहाँ पे ना, इस तरीके से, ठीक है। और इसके साथ तुमने क्या किया, इसके साथ तुमने ले लिया एक सर्कल, ठीक है। ये है सर्कल, क्लियर। अभी इस रेक्टेंगल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इस रेक्टेंगल का ये साइड L है और ये साइड B है, तो ये साइड भी B होगा। और इस डायग्राम से अपने को पता चल रहा है कि इसका मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा, B/2, है ना। इस रेक्टेंगल का ये B साइड है तो सर्कल का रेडियस कितना होगा, B/2 होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका मास m1 है रेक्टेंगल का और इस सर्कल का मास m2 है, ठीक है। तुम्हें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कंबाइंड सिस्टम है ना, m1 प्लस m2 कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वही हमने ऊपर भी किया है ना। इस पूरे शेप का सेंटर ऑफ मास हमने निकाला ना, तुमने स्क्वायर अलग मान लिया, ट्रायंगल अलग मान लिया, दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाला और फिर दोनों के ऊपर डिस्क्रीट पार्टिकल का फॉर्मूला लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है ना। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तुम्हें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। करो, चलो आ जाओ। देखो इसको मैं कैसे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे पास एक मास है यहाँ पे m1 और इसका कोऑर्डिनेट कितना, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना आएगा L/2 और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा B/2। बोलो यही आएगा ना, x और y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे L,2, B/2, है ना। ये L/2 और ये हाइट B/2। सिमिलरली m2 मास कहाँ रखा हुआ है, m2 मास रखा हुआ है x में कितना आगे बताओ, ये L और ये लेंथ कितना होगा, अगर इसका रेडियस, बोलो इसका रेडियस कितने के इक्वल है, ये B/2 के इक्वल है ना, ये रेडियस B/2, तो इसका मतलब यहाँ से भी B/2, इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा L प्लस B/2, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमेशा कहाँ से लिए जाते हैं, ओरिजिन से। L में रेडियस और ऐड करोगे, है ना। और इसका रेडियस B/2 कैसे हो, मैंने तुम्हें समझा दिया, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो B के बराबर है। देखो बिल्कुल साथ में, जितना इसका साइड है रेक्टेंगल का B, उतने बड़ा इसका डायमीटर है B, तो रेडियस हो गया B/2, तो ये लेंथ भी B/2 होगा क्योंकि वो भी एक रेडियस है, क्लियर। तो x कोऑर्डिनेट हो गया L प्लस B/2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इतना, और वो रेडियस के बराबर B/2, तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया। m1 m2 है तुम्हारे पास। अब तुमने इसको कैसे सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, अब तुमने इसको सिंपल 2 पॉइंट मासेस के सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें m1 L/2, B/2 पे रखा हुआ है और m2 L प्लस B/2, B/2 पे रखा हुआ है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो, क्लियर। क्या मुझे आगे लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 करो, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2 करो, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, खुद से लिख लो, क्लियर। तो मैंने इसको, किसका सेंटर ऑफ मास आएगा, वो कंबाइंड सिस्टम का, है ना। इस कंबाइंड सिस्टम का वो सेंटर ऑफ मास आएगा। तुमने इस कंबाइंड सिस्टम को दोनों का सेंटर ऑफ मास लिख के किस में कन्वर्ट कर दिया, एक डिस्क्रीट मास सिस्टम में, है ना, जिसमें मासेस अलग अलग रखे हैं। क्लियर सभी को ये। आ जाओ नेक्स्ट है इसमें कैविटी प्रॉब्लम्स, है ना।
कैविटी मतलब वो जो तुम्हारे दांत में कैविटी होती है, इसको तुम पेप्सोडेंट से सही करते हो, वो कैविटी नहीं है ये। कैविटी का मीनिंग लेकिन यहाँ वही है ना, दांत में कैविटी होती है, इसका मतलब क्या हुआ, दांत में तुम्हारा होल सा हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी वही है। मैंने क्या किया, मेरे पास एक डिस्क था, क्लियर, क्या था मेरे पास, डिस्क, रेडियस r, मास m। मेरे पास ये बड़ा सा डिस्क था ब्लू कलर का, जिसका रेडियस r था, मास m था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से एक डिस्क कट करके निकाल लिया, मैंने एक डिस्क कट करके निकाल लिया, है ना। और वो डिस्क मैंने ऐसा कट किया कि तुम देखो, इस जो डिस्क कट हुआ है उसका डायमीटर इस बड़े वाले डिस्क के रेडियस के बराबर है, क्लियर। लिखो इस चीज़ को, है ना। अ डिस्क इज कट फ्रॉम larger disk such that its diameter is equal to radius of larger disk, clear। तो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग मास या रिमेनिंग डिस्क। जो डिस्क बच गया है ना, पहले तुम्हारे पास पूरा डिस्क था, उसमें से तुमने कुछ कट करके निकाल लिया, तो ये जो बचा हुआ शेप है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये मुझे बताना है, क्लियर। ये कट करके हटाने के बाद, समझ आया बात, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा इसे। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले ना, अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक पहले पढ़ाता हूँ, जिसको कि तुम्हें हमेशा याद रखना है, और आज के बाद हम इसे इनफैक्ट अगले कुछ लेक्चर तक रोज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मास डेंसिटी। क्या कहते हैं इस टॉपिक को, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी ना 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है लीनियर मास डेंसिटी, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। ये होता है, इसको हम और दूसरे वर्ड में कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। क्या कहते हैं हम इसे, मास पर यूनिट लेंथ। और इसको m/l के इक्वल लिखते हैं यदि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो, है ना। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या लिखते हैं, m/l, ये साइड में लिखना। यूनिफॉर्म होता है तभी m/l करते हैं, वो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में समझाया था, है ना। और इसको डिनोट करते हैं हम इस अल्फ़ाबेट लैम्डा से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। जैसे फोर्स को F लिखते हो, एक्सेलरेशन को A लिखते हो, वेलोसिटी को V लिखते हो, वैसे लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा लिखते हैं। समझ आया। सेकेंड टाइप की मास डेंसिटी और होती है, इसको हम कहते हैं एरियल मास डेंसिटी या फिर एरिया मास डेंसिटी सिर्फ, है ना। सेकेंड वाला क्या होता है, एरिया मास डेंसिटी। ये होता है मास पर यूनिट एरिया, मतलब ये क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या आता है, केजी पर मीटर, है ना। यूनिट क्या आता है, केजी पर मीटर। क्यों, क्योंकि केजी बाई मीटर, मतलब प्रति मीटर में कितना मास है, हर एक मीटर में कितना मास है। मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, मास अपॉन एरिया, और इसका यूनिट आएगा केजी पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास है। क्लियर सभी को, इसको मास पर यूनिट एरिया कहा जाता है। फिर थर्ड होता है एंड लास्ट वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा तुम लोग सबको पता चल गया होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होता है m/v और kg पर मीटर क्यूब। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है
ये तुम काफ़ी पहले से यूज़ करते आ रहे हो ना, स्टैंडर्ड 10th 9th में भी तुमने यूज़ किया होगा। तुम इसी को डेंसिटी कहते हो, मास बाई वॉल्यूम। मैं कह रहा हूँ कि डेंसिटी सिर्फ वॉल्यूम के टर्म्स में निकले ज़रूरी नहीं है, वो लेंथ और एरिया के टर्म्स में भी निकाला जा सकता है। जब तुम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है, जब मास को एरिया से डिवाइड करते हो तो मास पर यूनिट एरिया हो जाता है, और मास को जब लेंथ से डिवाइड करते हो तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाता है। क्लियर? अब उसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। उसी तरह ना इन दोनों के भी सिंबल है। मास पर यूनिट एरिया को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। ये सिग्मा है ना, इस टाइप का मैं इसको बिल्कुल क्लियरली लिखता हूँ ऐसा, ठीक है। ये है सिग्मा, दिस इज सिग्मा, है ना। ये सिंबल को सिग्मा कहते हैं। और वॉल्यूम डेंसिटी को तुम्हें पता है ऐसा एक रो करके सिंबल बनाया था, रो। क्लियर? ये सिग्मा है और ये रो है ना, SIGMA। और ये रो क्या होता है? RHO, रो। और ये लैम्डा, LAMDA, लैम्डा ये लैम्डा होता है एक्चुअल में ना, PDA। क्लियर? लैम्डा, सिग्मा और रो। तो ये तीन तुम्हारे अल्फ़ाबेट हैं और अभी से आगे इनका बहुत यूज़ होने वाला है। तो आई थिंक ये यहाँ से क्लियर है कि लैम्डा क्या है, सिग्मा क्या है और रो क्या है। अब किसका यूज़ कब होना है? बहुत कॉमन सेंस, जब मास पूरे वॉल्यूम में हो, पूरे वॉल्यूम में, है ना, मतलब पूरे वॉल्यूम में मास है। मुझे बताओ, अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर ले लूँ, सॉलिड स्फीयर, तो उसके पूरे वॉल्यूम में मास है ना, है ना। अगर मैं एक स्क्वायर प्लेट लूँ, स्क्वायर प्लेट, तो उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, उसका तो सिर्फ एरिया। स्क्वायर प्लेट का कैसे वॉल्यूम निकालोगे? वॉल्यूम के लिए तुम्हें 3 डायमेंशन चाहिए ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जबकि स्क्वायर प्लेट में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होता है ना। तो उसका सिर्फ एरिया कैलकुलेट हो सकता है, और वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? उसमें हमेशा सिग्मा यूज़ करते हैं हम, मास पर यूनिट एरिया। कैसे यूज़ करेंगे वो आज के कल के सारे लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊँगा, बट अभी इसका मीनिंग समझो। फिर अगर मेरे पास एक रॉड है सिर्फ, जिसके पास सिर्फ लेंथ है, तो उसमें ना वॉल्यूम निकाल सकते हो ना तुम एरिया निकाल सकते हो, तो उसमें तुम मास डेंसिटी कौन सा यूज़ करोगे? लैम्डा वाला। क्लियर? तो कौन सा मास डेंसिटी किस में यूज़ करना है वो मैं तुम्हें कुछ शेप्स के नाम लिखता हूँ यहाँ पे ना। जब लीनियर मास डेंसिटी है, तुम देखो ध्यान से, रॉड, एरिया मास डेंसिटी, कोई सा भी प्लेट है ना, कोई भी प्लेट हो, वो किसी भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, है ना, ये सारे प्लेट, या फिर लैमिना भी कहते हैं हम इसको ना, एक टर्म यूज़ होता है प्लेट के लिए, लैमिना। तो जो भी चीज़ ऐसे फ्लैट हो, है ना, कौन कौन सा शेप हो सकता है ये तुम्हें अपने कॉपी में खुद से लिखना है। स्क्वायर, सर्कुलर, ना, सिर्फ प्लेट होना चाहिए, सिर्फ एक सरफेस होना चाहिए उसका। क्लियर? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसमें तुम क्या यूज़ करोगे? सिग्मा, या फिर मास पर यूनिट एरिया। और ये कोई सा भी चीज़ जो सॉलिड हो, ठीक है, कोई सा भी चीज़ जो सॉलिड हो। कौन कौन से शेप? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, अंदर है ना भरा हुआ आइसक्रीम, कोन में आइसक्रीम भर दो, सॉलिड कोन बन जाएगा। बट अगर कोन में आइसक्रीम नहीं भरा तो वो सॉलिड कोन नहीं होगा, वो सिर्फ एक हॉलो कोन होगा उस केस में। क्लियर? तो कोई भी सॉलिड, सॉलिड कोन, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, है ना, ये सब में क्या यूज़ करते हैं हम? रो यूज़ करते हैं। क्लियर? तो कोई भी सॉलिड है ना, क्या सॉलिड? स्फीयर, सॉलिड कोन, सॉलिड सिलेंडर, इन सब में जब भी डेंसिटी निकाली जाएगी तो मास बाई वॉल्यूम से निकाली जाएगी। क्यों? क्योंकि मास पूरे वॉल्यूम में रखा होता है। समझ आया सभी को ये? अच्छा, और क्या? क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है अगर, उसमें भी तो वॉल्यूम है, सॉलिड क्यूब ही क्यों? क्यूबॉइड भी, कोई सा भी शेप जो सॉलिड हो और पूरे वॉल्यूम में मास रखा हो। क्लियर? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा अपने माइंड में ट्रिक याद रखो। जब भी पता होना करना हो ना तुम्हें कि लैम्डा यूज़ करना है, सिग्मा यूज़ करना है कि रो यूज़ करना, अपने आप से पूछो, इसमें जो मास रखा होगा इस शेप में, है ना, मानो शेप तुम्हें पता होगा पहले से, जो मास रखा होगा इस शेप में, वो एक लाइन पे रखा है क्या, या वो एक सरफेस पे रखा है, या वो एक वॉल्यूम के अंदर रखा है? तो अगर एक वॉल्यूम में रखा है तो रो यूज़ करोगे, किसी सरफेस पे मास है सिर्फ तो सिग्मा यूज़ करोगे, क्योंकि उस केस में सिर्फ सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं, और किसी लाइन पे मास है सिर्फ, तुम क्या यूज़ करोगे? रॉड। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, है ना, बॉल जैसा जिसके अंदर हवा होती है सिर्फ, क्लियर, हॉलो है वो स्फीयर, तो उस पर्टिकुलर केस में
हॉलो स्फीयर में तुम इन तीनों में से क्या यूज़ करोगे? उसमें मास कहाँ रखा है? एक लाइन पे रखा है, सरफेस पे रखा है, या फिर वॉल्यूम में रखा है? तो बहुत इस पॉइंट में क्लियर है कि एक हॉलो स्फीयर में मास सिर्फ सरफेस पे होता है, जिसका कि सरफेस एरिया हम निकालना जानते हैं, क्या? 4πr², है ना। तो मास डिवाइडेड बाई 4πr² कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उसका सिग्मा मिलेगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को तुम्हें याद रखना है, क्या? जितने भी हॉलो वाली चीज़ें होंगी, हॉलो, क्या क्या हॉलो हो सकता है इसमें? कुछ भी, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, है ना। जो भी चीज़ सॉलिड अगर उसी का हॉलो आ जाए, क्यूब में भी, क्यूब का भी सरफेस एरिया होता है ना 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो उस केस में भी सिग्मा का यूज़ होगा। तो अपने आप से सिर्फ पूछो कि मास कहाँ रखा है। अगर हॉलो क्यूब है मतलब अंदर नहीं है ना मास, मास सिर्फ सरफेस पे है, तो सिग्मा यूज़ करना है, सीधी सी बात। सिग्मा की वैल्यू क्या करनी है वो सब हम आगे पढ़ेंगे अभी। क्लियर? अभी तुम बस इतना याद रखना सीखो कि मास कहाँ रखा है, मुझे अपने आप से पूछ के आंसर करना आना चाहिए। हॉलो क्यूब है तो सिर्फ सरफेस पे मास है, हॉलो स्फीयर है सिर्फ सरफेस पे मास है, हॉलो सिलेंडर है सिर्फ सरफेस पे मास है, अंदर मास नहीं है। क्लियर? आइसक्रीम का कोन जिसमें अभी आइसक्रीम नहीं डाला गया वो एक हॉलो कोन है, उसमें सिर्फ सरफेस पे मास है ना, तो उसमें सिग्मा यूज़ होगा। क्लियर? अब मुझे बताओ रिंग, अगर मैं एक रिंग लेता हूँ तो रिंग के केस में सिर्फ उसके लेंथ पे मास रखा होता है ना। रिंग एक लेंथ है जिसका लेंथ 2πr होता है ना। एक पूरा रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत फर्क है रिंग और डिस्क में। ये रिंग है, क्लियर? ये क्या है? ये रिंग है। इसमें मास सिर्फ एक लाइन पे रखा हुआ है ना, इसलिए इसमें हम लैम्डा यूज़ करते हैं। जबकि डिस्क, डिस्क एक प्लेट की तरह होता है ना। डिस्क एक प्लेट की तरह होता है, डिस्क एक प्लेट की तरह होता है। ये डिस्क है तो इसमें सिग्मा यूज़ करोगे, ये रिंग है तो इसमें लैम्डा यूज़ करोगे। क्लियर सभी को? डिस्क एक प्लेट होता है, तो पूरे में प्लेट में एरिया में मास होता है ना। कितने एरिया में मास होता है डिस्क में? πr², πr² पे रखा है ना पूरा, इस πr² एरिया में मास रखा हुआ है ना। स्फीयर भी देखने में ऐसा ही होगा बट उसमें मास πr² पे नहीं होगा। स्फीयर के केस में क्या होगा, है ना, स्फीयर के केस में ये पूरा मास, है ना, अगर ये स्फीयर है तो मुझे बताओ पूरा का पूरा मास 4/3πr³ में रखा है अगर इसका रेडियस r है तो, और ये डिस्क है तो ये पूरा का पूरा मास कितने एरिया में रखा है? πr² में। ये रिंग है तो पूरा का पूरा मास कितने लेंथ पे रखा है? 2πr में। अब तुम बात समझ पाए? रिंग में पूरा मास 2πr लेंथ पे है, डिस्क में पूरा मास πr² एरिया में है, स्फीयर में पूरा मास 4/3πr³ वॉल्यूम में। तो इसमें मास वॉल्यूम में होता है, इसमें एक एरिया में होता है और इसमें एक लेंथ पे होता है, इसलिए इसमें लैम्डा रिंग में यूज़ करेंगे, डिस्क में πr² यूज़ करेंगे, और स्फीयर के केस में सॉलिड स्फीयर, है ना, मुझे लिखना चाहिए सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के केस में रो यूज़ करेंगे। क्लियर है सभी को ये चीज़? तो मास पर यूनिट एरिया, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ, ये सब क्या है? बोलो ये सब क्या है? सर सब मोह माया है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब मास की डेंसिटी मेजर करने का तरीका है। क्लियर? क्या मेजर करने का तरीका है? ये मास की डेंसिटी, है ना, मास की डेंसिटी। जहाँ सिर्फ लेंथ पे मास होगा उसका तुम रो तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि तुम्हें जो डेंसिटी का फॉर्मूला पता है वो m/v पता है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। क्लियर? बट वॉल्यूम में मास ही ना हो तो क्या करेंगे? समझ आया? तो तुम मास पर यूनिट एरिया करोगे, अगर एरिया पे मास रखा है और लेंथ पे रखा है तो मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो मुझे बताओ अभी इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा ना, है ना, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मैं इन चीज़ों का यूज़ करूँगा। किन चीज़ों का यूज़ करूँगा? जो भी मैंने तुम्हें यहाँ राइट साइड लिख के दिया, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने तुम्हें क्या दिया? उसने तुम्हें बताया कि एक डिस्क है जिसको में से तुमने एक लार्जर डिस्क कट करके निकाल लिया, ठीक है। तुम्हारे पास एक डिस्क है जिसमें से तुमने एक लार्जर डिस्क है जिसमें तुमने एक छोटा डिस्क कट करके निकाल लिया। तो तुम्हें ये बताना है कि इस पूरे का जो बचा हुआ सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। क्लियर? उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो तुम देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम एक ओरिजिन बनाएंगे इसका। क्लियर? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ओरिजिन।
तो मुझे बताओ, ये इसका ओरिजिन ले लेते हैं, मान लो लेटस से, है ना। क्लियर। किस पॉइंट को मैंने ओरिजिन ले लिया? मैंने जो बड़ा तुम्हारा डिस्क था उसके सेंटर को मैंने ओरिजिन ले लिया। क्लियर। उसके सेंटर को मैंने क्या ले लिया? ओरिजिन ले लिया। समझ आया? अब जो डिस्क तुमने कट करके निकाला उसका भी कोई सेंटर है। तुम देखो ध्यान से, अभी जो मैंने पॉइंट बनाया है इसको मैं C1 नाम दे रहा हूँ। ये किसका सेंटर है? जो डिस्क पूरा था, अब पूरा नहीं है, तुमने कट करके निकाल लिया, जो डिस्क पूरा था ये उसका सेंटर है। और इसमें एक सेंटर और बनेगा दूसरा, जो डिस्क तुमने कट करके निकाला उसका। क्लियर सभी को? जो डिस्क तुमने कट करके निकाला उसका। अब मेरा काम क्या है, तुम ध्यान से देखो, है ना। मेरा काम ये है कि मैं ये जो कटा हुआ डिस्क है इसका कोऑर्डिनेट निकाल लूँ सेंटर का, और वो बहुत आसान है। अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन है ना, अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन है तो इसका ये इधर एक्स एक्सिस और ऊपर वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, मुझे बताओ। ये रेडियस r था और इसका डायमीटर r के बराबर है, मतलब ये लेंथ r/2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका डायमीटर r है तो इसका रेडियस r/2 होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो r/2, 0 है। क्लियर। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0, 0। तो अब मेरे पास दो मासेस हैं, एक पूरा डिस्क और एक वो डिस्क जो मैंने काट के निकाला। क्लियर सभी को? एक पूरा डिस्क और एक वो डिस्क जो मैंने काट के निकाला, और दोनों का मुझे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है। तो मैं इसी को पूरा एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, है ना। एक सेंटर ऑफ मास C1 है जो पूरे डिस्क का था, और एक सेंटर ऑफ मास C2 है जो कि कटे हुए डिस्क का है। अगर मैंने इस पे डिस्क्रीट पार्टिकल का फॉर्मूला लगाया तो मुझे अपना नेट सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। क्लियर सभी को? सिर्फ और सिर्फ एक बात तुम्हें ध्यान में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो है ये है कि इस कटे हुए डिस्क का मास कितना है, वो क्वेश्चन में नहीं बताया गया। क्लियर सभी को? उसने तुम्हें इस पूरे डिस्क का तो मास बताया कैपिटल M, बट इस कटे हुए डिस्क का नहीं बताया, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ आया सभी को ये चीज़? वो अपने को कैलकुलेट करना होगा। अगर मैंने इसका मास निकाल लिया कि वो कितना था, क्लियर, तो फिर मैं m1x1 + m2x2 / m1 + m2 करूँगा, मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। क्लियर। कॉन्सेप्ट लाइन नंबर 1 क्या? दो चीज़ें तुम्हें इसमें करनी है। लाइन नंबर 1 कॉन्सेप्ट का क्या है कि मैं जो डिस्क पूरा था उसका सेंटर निकाल लूँगा, जो डिस्क काट के निकाला गया उसका सेंटर निकाल लूँगा। तो मुझे ये दोनों पूरे मास, ये पूरे डिस्क का मास C1 पे आ गया और इस कटे हुए डिस्क का पूरा मास किस पे आ गया? C2 पे आ गया। क्लियर। तो मेरा सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया? 2 पॉइंट मासेस के सिस्टम में। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो और इसमें मुझे अब क्या काम करना है? सेकेंड स्टेप में मुझे इस कटे हुए डिस्क का मास निकालना है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, कटे हुए डिस्क का मास कैसे निकालोगे, मुझे बताओ। यदि मुझे इस डिस्क के 1 मीटर स्क्वायर का मास मिल गया, 1 मीटर स्क्वायर का, जो डिस्क पूरा था, तो मैं इस एरिया का मास निकाल सकता हूँ ना, उसे इससे मल्टीप्लाई करके। नहीं समझे? मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल सी चीज़ कि लेट अस से मेरे पास, मुझे ये पता है कि 10 मीटर स्क्वायर का जो मास है लेट अस से वो m है, और मुझसे पूछा गया कि बताओ 4 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा। यदि 10 मीटर स्क्वायर का मास m है तो 4 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। ध्यान से देखो, मैं ये करूँगा कि भाई अगर 10 मीटर स्क्वायर का मास m है तो 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा? m/10। तो 4 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा? m/10 × 4, मतलब 4m/10 या फिर 2m/5। निकाल लिया ना मैंने मास जो चाहिए था। वही मुझे यहाँ करना है। मुझे इस पूरे डिस्क का मास पता है m है ना, और डिस्क जिसका रेडियस r मास m था, ये पूरे डिस्क का मास m पता है मुझे। तो क्या मुझसे मैं ये मास निकाल सकता हूँ? यस। कैसे देखो, है ना।
पूरे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो उसका मास m है। तो जब एरिया 1 होगा तो उसका मास क्या होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर। अब मुझे कितने एरिया का मास चाहिए, इतने का। उसका एरिया कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4। क्यों, क्योंकि पाई इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे ना तो मुझे इतने एरिया का मास चाहिए। तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब m बाई 4। तो यदि इस पूरे डिस्क का मास m था तो इस कटे हुए डिस्क का मास कितना आ जाएगा, m बाई 4। क्लियर सभी को, कटे हुए डिस्क का मास कितना आ जाएगा, m बाई 4। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है। अब मुझे बताओ जो मैंने इस पर्टिकुलर स्टेप में किया, क्या यही सिग्मा है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास, सिग्मा क्या था, सिग्मा था मास पर यूनिट एरिया, केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास। तो ये वही सिग्मा है ना। क्लियर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास, तो कैपिटल M बाई पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, यही सिग्मा है। समझ आया। तो मैं जस्ट सिग्मा क्या है ये तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। और वो यूनिटरी मेथड ये तो मैंने जस्ट तुम्हें साइड में करके दिखाया, है ना, कि मुझसे अगर पूछा जाए कि 10 मीटर स्क्वायर का मास इतना है तो 4 का कितना होगा, यूनिटरी मेथड से करेंगे हम। क्लियर। ऐसा कब कर सकते हैं हम, ये सब हम तब कर सकते हैं जब हर मीटर स्क्वायर में सेम मास हो। तभी तो तुमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ना। 1 मीटर स्क्वायर में m/10 है तो 4 में 4 इंटू m/10 होगा। ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। जब क्या हो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर सभी को, जब भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तुम ऐसे डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से मास निकाल सकते हो। क्लियर। तो तुम देखना, जब भी तुम्हें बुक में क्वेश्चन मिलेगा ना तो यहाँ पे वो सिर्फ डिस्क नहीं लिखेगा, वो साथ में ना यूनिफॉर्म डिस्क लिखेगा। क्लियर, ताकि तुम इस यूनिटरी मेथड से ये m निकाल सको उस डिस्क का। समझ आया। तो अब तुम सोचो हमारे पास सिस्टम क्या हो गया। अब मेरे सिस्टम में एक पूरा मास m हो गया जो यहाँ रखा है, और एक कटे हुए डिस्क का मास हो गया जो यहाँ रखा है। ठीक है, मीन्स क्या है देखो ना, मैंने m बाई 4 मास निकाल लिया कटे हुए डिस्क का। तो मेरा सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया वो देखो तुम ध्यान से। मेरा सिस्टम अब कन्वर्ट हो गया ठीक है, मेरे पास अब एक पूरा डिस्क है जो यहाँ रखा है और उसका मास कितना है m, और ये डिस्क कहाँ रखा है O, पे, हाँ 0,0 पे। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो डिस्क है इसका सेंटर ओरिजिन पे ही है ना, और ये मास कितना है m, और दूसरा जो मास है वो कहाँ रखा है R/2,0 पे, है ना। दूसरा मास कहाँ रखा हुआ है R/2,0 पे। लेकिन तुम इसे m/4 नहीं लिखोगे, तुम उसे -m/4 लिखोगे। क्लियर। इसे हम कहते हैं नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। क्यों लिखा मैंने -m/4, आई थिंक ये बात कोई आइंस्टाइन वाला दिमाग नहीं चाहिए समझने के लिए। तुमने -m/4 इसलिए लिखा क्योंकि वो मास तुमने कट करके निकाला है। समझ आया। पूरा डिस्क होता तो सेंटर ऑफ मास इधर होता, तो वो पूरा m लिया तुमने। याद रखो यहाँ पे मैंने m से m/4 को सब्ट्रैक्ट करके -3m/4 नहीं लिखा है, यानी m - m/4 कितना हो जाता है, m - m/4 3m/4 होता। बट मैं यहाँ पूरा m ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने अपना सिस्टम कैसा अज्यूम किया, मैंने अपना सिस्टम अज्यूम किया कि मेरे पास 2 डिस्क हैं। एक पूरा डिस्क जो कि जिसका सेंटर C1 पे है, और एक ऐसा डिस्क जिसको काट के निकाला गया है। तो जो काट के निकाला वाला डिस्क होता है उसका तुम मास क्या ले लेते हो, नेगेटिव ले लोगे बस। तो तुम्हारे पास वही बचेगा ना, क्योंकि देखो अगर इस पूरे डिस्क का मास m था तो कटे हुए का -m/4 हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो 3m/4 मास बचेगा ना। बट तुम्हें उस 3m/4 का टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मान लेना है कि ये डिस्क भी पूरा है बड़ा वाला, और छोटा वाला डिस्क भी पूरा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या मान लेना है कि जो बड़ा वाला डिस्क है वो भी पूरा है और जो छोटा वाला डिस्क है वो भी पूरा है। सिर्फ जो काट के निकाला गया डिस्क है छोटा वाला, उसका मास नेगेटिव ले लेना है, बस इतना ही काम तुम्हें करना है। ठीक है, जो काट के डिस्क निकाला उसका मास क्या ले लेना है, नेगेटिव। और अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला सेम यूज़ करोगे, XUM, है ना।
एक्स यू एम की वैल्यू कितनी होगी, m1 x1 मतलब m इंटू ज़ीरो, मान लो मैं इसको m1 ले रहा हूँ, इसको m2 ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस m2 x2, तो m2 x2 कितना हो जाएगा माइनस m/4 इंटू x2 कितना r/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब m1 प्लस माइनस m/4। तो ये XCM का आंसर कितना आया, XCM का आंसर आया माइनस mr/8 डिवाइडेड बाई 3m/4। तो ये वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, है ना, अगर तुम इसमें कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा m और m कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये फाइनल वैल्यू तुम्हारी आएगी, नीचे 3 है हमारे पास और ऊपर से r/2 बचेगा, तो ये आएगा माइनस r/6, है ना, उतना ही आएगा ना। ये r/8 है नीचे, तो r/24 और ऊपर 4, तो माइनस r/6। क्लियर। इसका मतलब मेरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट इधर कहीं पीछे होगा, है ना, कितने पे, है ना, ओरिजिन मुझे इधर लिखना चाहिए थोड़ा हटा के, है ना, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन था, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का माइनस r/6 और y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा, तुम कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि m1 y1 भी 0 है और y2 भी 0 है, तो माइनस r/6 कॉमा 0, है ना, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना खुद से कि YCOM 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये x का आंसर हो गया माइनस r/6 कॉमा 0। तो क्या हम ऊपर वाले फाइनल डायग्राम में अपना सेंटर ऑफ मास ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चलो आ जाओ। ये डायग्राम क्या था तुम्हारा, ये, तो इसमें तुम्हारा जो टोटल सेंटर ऑफ मास C है वो कहाँ पर आएगा, वो इधर आएगा, सच दैट ये जो डिस्टेंस है ना, उस लाइन को मैं ब्लैक ऑरेंज से बना लेता हूँ, सच दैट ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये कितना आएगा r/6, मतलब इसके सेंटर से r/6 पीछे। क्लियर सभी को, है ना, क्योंकि माइनस r/6 है ना, और तुमने इस पॉइंट को ओरिजिन माना था। क्लियर, तो ये आंसर आ गया। एक दो पॉइंट इन क्वेश्चंस में तुम्हें क्या याद रखना है, जो भी बड़ा वाला डिस्क दिया है ना, जिसमें से मास कट के निकलेगा, उस बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे हमेशा ओरिजिन मान लो। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, वो तुमसे क्या पूछता है, वो बोलेगा फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग मास का कोऑर्डिनेट नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि बड़े वाले डिस्क से कितनी दूर। तो तुमने इसको ओरिजिन माना, तो ये माइनस r/6 आया, तो तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई ना कि यहाँ r/6 पीछे की तरफ, है ना, ये वैल्यू माइनस r/6 आई ना इसके एक्स कोऑर्डिनेट की, मतलब जो बड़ा वाला डिस्क था उससे r/6 पीछे। तो वहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन बने होते हैं, r/6 टू द लेफ्ट, r/6 टू द राइट, तो तुम्हें यहाँ समझना पड़ेगा कि अच्छा, तो r/6 टू द लेफ्ट, क्योंकि आंसर माइनस r/6 आया और मैंने C1 को क्या माना था, ओरिजिन माना था। क्लियर सभी को, तो ये तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, हमने अपना सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क का है माइनस r/6 कॉमा 0, मतलब ये इसी लाइन पे होगा, लेकिन r/6 पीछे होगा बड़े वाले डिस्क से। क्लियर सभी को ये, तो ये है कैविटी प्रॉब्लम्स, और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये पेपर सेटर का, है ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर, एक ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ठीक है, तुम पहले ये क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें तुमने क्या किया है, तुम्हारे पास एक बड़ा डिस्क है, क्लियर, बड़ा डिस्क का डेटा दिया है, लार्ज डिस्क जो है उसका मास m है, रेडियस r है। क्लियर, मास m है और रेडियस r है। तुमने जो ये 4 डिस्क कट किए ना, सॉरी 4 नहीं, 2 डिस्क कट किए तुमने, इन डिस्क्स का जो रेडियस है ना, ये जो डिस्क तुमने कट किए, ठीक है, कट वाले डिस्क का रेडियस r/4 है। मास वो नहीं बताएगा, वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। कट वाले डिस्क का रेडियस कितना है, r/4, ठीक है, मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, r/4 है इन दोनों का। क्लियर, तो तुम्हें बताना है कि इसके सेंटर से, है ना, इसके सेंटर से
कितनी दूरी पर हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, क्वेश्चन को लिखो। ये लास्ट डिस्क का रेडियस, मास और रेडियस, और कट वाले डिस्क का रेडियस, दो डिस्क तुमने कट किए। लिखो क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम सेंटर ऑफ द लार्ज डिस्क। फ्रॉम सेंटर ऑफ द लार्ज डिस्क। तो आओ क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें पता है क्या करना है, फटाफट करते हैं हम लोग, है ना। ये तुम्हारा एक वाई एक्सेस मान लो और इसको एक्स एक्सेस मान लो, ठीक है। क्लियर सभी को। अभी मुझे बताओ, लार्जर डिस्क का ये सेंटर है ना, लार्जर डिस्क का सेंटर क्या है, ये। क्लियर। तो तुम ध्यान से देखो, ये पूरा क्वेश्चन में ना 3 सेंटर्स हैं। कौन कौन से सेंटर्स हैं इसमें? एक सेंटर है ये C1 और 2 सेंटर और हैं। एक इस डिस्क का सेंटर है C2 और एक इस डिस्क का सेंटर है C3। तुम्हें अब 2 काम करने हैं, C2 C3 के कोऑर्डिनेट लिखने हैं और वो दोनों जो डिस्क कट हुए हैं उनका मास कितना है। क्लियर। ठीक है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट लिखना है तुम्हें और इन दोनों का मास कितना है। क्लियर। तो कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तुम ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा और अच्छा करता हूँ तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा कैसे कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, है ना। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूँ कि मैं इसको डिस्क नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको स्फीयर बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो कि क्या करना क्या है। ये लार्ज स्फीयर है जिसमें से तुमने स्फीयर कट करके निकाला है। कट स्फीयर मतलब पूरे पूरे गोला है वो, है ना, पूरा गोला स्फीयर। ठीक है। लार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसमें से तुमने 2 स्फीयर और कट करके निकाल लिया। क्वेश्चन में नहीं बोला हो तो तुम समझ जाना वो सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है ना। अगर सिर्फ स्फीयर लिखा है तो तुम्हें क्या मानना है, सॉलिड स्फीयर है वो। क्लियर। तुमने इसमें से 2 स्फीयर कट करके निकाल लिया, अंदर में तुमने क्या बना दी, कैविटी बना दी, है ना। तो तुम्हें नया सेंटर ऑफ मास खोजना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लार्ज स्फीयर, है ना। क्वेश्चन में डिस्क कट करके स्फीयर लिख दो हर जगह। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का मास खोजना है ना। डिस्क में तो मास कैसे खोजा था मैंने तुम्हें बता दिया है। स्फीयर में कैसे खोजेंगे, तो देखो ध्यान से। मास ऑफ कट स्फीयर, है ना, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मास ऑफ कट स्फीयर, ये उसका कैलकुलेशन चल रहा है। मुझे बताओ, अगर ये पूरा स्फीयर है जिसका मास m है, तो ये मास m कहाँ रखा है, एरिया में, वॉल्यूम में कि लेंथ में। अब ये सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम में। इसका मतलब जब वॉल्यूम 4/3 पाई r³ है तब मास m है। तुम देखो पीछे हमने किससे चालू किया था कैलकुलेशन, पीछे हमने चालू किया था कैलकुलेशन πr² पे मास m रखा है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क था, इसमें सिर्फ एरिया पे मास था, और फिर हमने कटे हुए डिस्क का मास निकाला था। क्योंकि यहाँ पे स्फीयर है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्फीयर है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में मास रखा हुआ है वो लिया, है ना। तो इतने में इतना मास, तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास होगा, है ना। 1 मीटर क्यूब होगा ना, वो 1 मीटर, मैं मीटर क्यूब नहीं लिख रहा, तुम समझ जाओ कि ये मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास होगा, m/4/3 πr³, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, 3m/4 πr³। मुझे कितने मीटर क्यूब का मास चाहिए, तो मुझे इतने का चाहिए। मुझे बताओ इसका रेडियस कितना है, r/2 है ना। तो वॉल्यूम कितना है कट स्फीयर का, है ना। वॉल्यूम ऑफ कट स्फीयर यहाँ पहले कैलकुलेट कर लो ताकि तुम्हें डायरेक्ट पुट कर सकूँ वहाँ ना। तो वॉल्यूम ऑफ कट स्फीयर कितना हो जाएगा बताओ मुझे। वॉल्यूम ऑफ कट स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई, बोलो उसका रेडियस कितना है, r/4, तो r/4 का क्यूब। तो ये कितना हो गया बताओ मुझे, 4 का क्यूब कितना होगा, 64, है ना। तो ये हो गया 4/3 पाई r³ बाई 64।
बाई 64, जस्ट मिनट, 4/3 पाई r³/64, इतना तुम्हारा वॉल्यूम हो गया उस क्यूब का। तो मुझे उसी का मास चाहिए ना, उतने ही वॉल्यूम का, इतने वॉल्यूम का मास चाहिए मुझे इस कट स्फीयर का। तो मैं क्या करूँगा, मैं पता करूँगा कि 4/3 पाई r³/64 का मास कितना होगा। वो 1 मीटर क्यूब का इतना है, तो इतने मीटर क्यूब का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। 3m/4 पाई r³ इधर मल्टीप्लाइड बाई दिस, कितना 4 पाई r³ डिवाइडेड बाई 3 × 64। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो। 4 पाई r³ कैंसिल, 3 और 3 भी कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई, m/64। तो इसका मास कितना हो गया, m/64। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मास रखा है जिसकी वैल्यू होगी m/64, और यहाँ पर भी एक मास रखा है जिसकी वैल्यू होगी m/64। लेकिन तुम देखो मैंने आगे क्या लगाया, माइनस साइन लगाया। क्लियर सभी को। मतलब मैंने एक m मास के डिस्क में से 2 डिस्क कट करके निकाल लिए जिनका मास, m मास के स्फीयर में से 2 स्फीयर कट करके निकाल लिए जिनका मास m/64 है। तो तुम देखो ये पूरा सिस्टम तुम्हारे लिए कैसा सिस्टम हो गया। अब ये पूरा सिस्टम तुम्हारे लिए सिर्फ इन 3 मासेस का सिस्टम हो गया है ना। वो 3 मास हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। बोलो और क्या काम करना बचा, अब कोऑर्डिनेट निकालना बचा ना। बोलो एक मास यहाँ रखा है C1 ओरिजिन पे, दूसरा मास यहाँ रखा है ना। C1 पे कितना मास रखा है, m। यहाँ कितना रखा है, -m/64, और इधर भी कितना रखा है, -m/64 है ना। यहाँ भी -m/64 मास है। क्या मैं इन दोनों के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। देखो ध्यान से, मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज r, उसमें से एक रेडियस माइनस कर दूंगा मैं इसका r/4, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना। यही इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो पूरा r माइनस ये r/4 कितना मिलेगा मुझे, 3r/4। सिमिलरली इसमें भी इधर पूरा r है, उसमें से एक r/4 में माइनस कर दूंगा तो ये 3r/4 मिलेगा ना मुझे। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3r/4, 0 है ना। ये डिस्टेंस 3r/4 था और ये ओरिजिन से लेफ्ट था। याद करो हमेशा ओरिजिन किसको मानना है, लार्जर वाले को, है ना। ये हमारा ओरिजिन है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए, 0, 3r/4 और -3r/4, 0। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना 0, 3r/4 और ये -3r/4, 0। क्या अब हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं इस 3 पार्टिकल सिस्टम का। यस, m1x1 + m2x2 + m3x3 डिवाइड बाई m1 + m2 + m3, वो क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास। तो XCOM और YCOM दोनों कैलकुलेट करो खुद से, ठीक है। और देखो कितना आंसर आ रहा है ना। फिर देखना मेरा बोर्ड पे कैलकुलेशन। चलो आ जाओ, x सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करते हैं। x सेंटर ऑफ मास, मान लो मैं इसको m1 ले रहा हूँ, नहीं चलो इधर सेंटर वाले को m1 ले लेते हैं। मान लो मैंने इसको m1 ले लिया, इस भाई को m2 ले लिया और इस भाई को मैंने m3 ले लिया। तो m1x1 क्या होगा, m × 0 प्लस m2x2, ये भी m × 0 है ना, बट ये -m/64 × 0। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, लिख के तुम्हें पता है ये 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बट फिर भी मैं जस्ट स्टेप वाइज लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हम शुरू में ये चीज़ें सीख रहे हैं। प्लस m3 × x3, तो m3 × x3 तो कितना होगा, -m/64 × -3r/4 है ना। तो प्लस -m/64 × -3r/4। तो मैंने x1, x2 और x3 की वैल्यू डाल दी, डिवाइड बाई m1 + m2 + m3, मतलब m +
-m/64 प्लस -m/64। याद रखना हर जगह यहाँ पे -m/64 लिखोगे। क्लियर? तो ये XUM मिल जाएगा तुम्हें वहाँ से, है ना। वो वैल्यू कितनी आएगी वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। YCM कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लो। M1Y1 तो M1Y1 फिर से 0 प्लस M2Y2 तो M2Y2 क्या होगा -m/64 इंटू 3r/4, है ना। M3Y3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, -m/64 इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0 तो -m/64 इंटू 0 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 मतलब m प्लस -m/64 प्लस -m/64। ये क्वेश्चन में मैं तुम्हें सही बताऊं आता सबको है जब एग्जाम में आता है। तुम्हें ना ये LCM और ये कैलकुलेशन में तुमसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। ये कैलकुलेशन मिस्टेक तुमसे नहीं होना चाहिए। क्लियर? तुम्हें इसका XUM और YCM मिल जाएगा। क्लियर सभी को? एक बार x और y कोऑर्डिनेट मिल गया उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकाल लोगे। वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे ये अब मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, है ना। अगर तुम्हें मान लो इसका x और y कोऑर्डिनेट मिल गया, लेटर से यहाँ पे आया कहीं, है ना, लेटर से कुछ x, y आया, मतलब क्या है ये वाला लेंथ ज़रूर x होगा और ये वाला लेंथ ज़रूर क्या होगा y होगा। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, √x² + y² करके निकाल लोगे ना। उससे तुमसे डिस्टेंस पूछा है, याद रखना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ यहाँ, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ लार्जर स्फीयर। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्लियर सभी को? अभी मैं तुम्हें इस पॉइंट पे एक छोटा सा ट्रिक सिखा रहा हूँ। ट्रिक इस कैलकुलेशन के लिए नहीं, ये m/64 तक पहुँचने के लिए। देखो ध्यान से, मेरे लिए ना ये m/64 निकालना ओरल है। अगर तुम मुझे बस इतना बता दो ना कि लार्जर डिस्क का रेडियस जो है और स्मॉलर का रेडियस कितना टाइम्स है उसका। जैसे देखो यहाँ पे लार्जर का रेडियस r था और ये उसका 1/4 था। मैं आंख बंद करके तुम्हें आंसर m/64 बता देता बिना कोई कैलकुलेशन किए। मैं यहाँ पे भी ये काम कर सकता था, सॉरी यहाँ नहीं, इसमें, कि मैं सीधा बोल देता कि अगर इसका डिस्क तुमने रेडियस आधा किया है तो m/4 मास आने वाला है ये वाला। कैसे? देखो ध्यान से, जब तुम सिग्मा यूज कर रहे हो ना तो एरिया के टर्म्स में काम चल रहा है, मतलब स्क्वायर पावर में काम चल रहा है। कितने पावर में? स्क्वायर पावर में। ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्क्वायर पावर, है ना। अब मुझे बताओ क्या जो तुम्हारा मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो रहा है ना, मतलब जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा मास, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा मास। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जबकि जो क्वेश्चन अभी हमने किया उसमें मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, क्योंकि ये स्फीयर है। क्लियर? तो मास क्या होगा 4π3r क्यूब के, जितना बड़ा वॉल्यूम उतना बड़ा मास। क्लियर? अब देखो मैं क्या करता हूँ, माइंड में करना। मुझे पता है कि इसका मास, कटे हुए डिस्क का मास आधा हो गया, मास आधा हो गया, और यहाँ पे पावर कितना है, सॉरी मास आधा नहीं हो गया, रेडियस आधा हो गया, रेडियस आधा हुआ, और ये रेडियस का पावर कितना है स्क्वायर। तो आधा का स्क्वायर कितना 1/4, तो ये मास आ गया m/4। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है रेडियस आधा हो गया हाफ, और रेडियस का पावर कितना है 2, मतलब स्क्वायर में, तो हाफ को स्क्वायर करूँगा तो 1/4। तो जब मास m था तो रेडियस r है, तो जब रेडियस r/2 हो जाएगा तो मास m/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे तुम देखो ये रेडियस r है और तुमने कट कितने का किया r/4, मतलब रेडियस 1/4 टाइम्स है, रेडियस 1/4 टाइम है, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनलिटी में पावर कितना है क्यूब, तो 1/4 का क्यूब करो 1/64 आएगा ना। ये देखो आ गया 1/60 m/64। बस ये ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। अगर मैंने यहाँ पे r/4 रेडियस का डिस्क काटा होता तो ये पावर स्क्वायर है ना। अगर मैं यहाँ पे डिस्क छोटा काटूँ r/4 का, तो बताओ मुझे क्या आंसर मिलेगा। r/4 का डिस्क कट करूँगा मैं तो मुझे m/16 मिलेगा ना, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16। मैं तो कहता हूँ तुम ये क्वेश्चन कर लेना, ये वाला पर्टिकुलर मैंने तुम्हें कराया ना,
इसको मैंने स्फीयर मान के किया, अब तुम इसी को डिस्क मान के करो क्वेश्चन, देखना आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि ये सारे वैल्यू बदल जाएंगे, है ना। अब अगर तुम डिस्क मान के करोगे तो बड़े वाले का मास m आएगा, है ना, और ये मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर होगा ना, और रेडियस स्क्वायर के अगर प्रोपोर्शनल है तो अगर रेडियस r का मास m है तो r/4 का मास m/16 हो जाएगा। हाँ, तो ये 64 वगैरह सब चेंज जाएंगे, m/16 आ जाएगा, और फिर तुम्हें ये कैलकुलेशन करना होगा। तो मैं तुम्हें क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में कि डायग्राम सेम है, डायग्राम सेम है अभी भी, है ना, सेम डायग्राम। चलो मैं तुम्हें ड्रॉ भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। ये तुम्हारा डायग्राम है और इसमें से तुमने 2 गोले कट करके निकाल लिए, सॉरी, तुमने इसमें से 2 गोले कट करके निकाल लिए, ठीक है। एक यहाँ टॉप में से और दूसरा यहाँ साइड में से, क्लियर। और जो बड़ा रेडियस था, बड़ा डिस्क था, उसका रेडियस कैपिटल R है, और जो छोटा डिस्क है, जो कट वाला डिस्क है, उसका रेडियस r/4 है। सेम डेटा पिछले क्वेश्चन जैसा, ठीक है। जो कट वाला डिस्क है उसका रेडियस कितना है, r/4, और ये जो लार्जर वाला डिस्क है इसका टोटल मास कितना है, m। तुम्हें इसका यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल के बताना है मुझे। इस बार ये डिस्क है, क्लियर, सेम डायग्राम है, सिर्फ मैंने इसको डिस्क कर दिया, क्लियर। इस बार इसका मास कितना आएगा कट वाले का, m/16, और तुम उसे -m/16 लिखोगे, है ना, बट तुम वो कैलकुलेट करके दिखाओगे। समझ आया? तो आई थिंक तुम लोग इस बात को अब समझ गए हो ना। यहाँ पे भी बताओ, अगर ये स्फीयर होता, मान लो ये अभी तो डिस्क है, ये क्वेश्चन मैंने पहले किया ना, ये डिस्क वाला क्वेश्चन है, देखो, है ना, जिसमें तुम्हारा सिग्मा यूज़ किया तुमने ना, m/πr²। अच्छा यहाँ पर देखो, ये क्या तुम इस पेज में मुझे रो बता सकते हो मैंने कहाँ पे कैलकुलेट किया, इस पूरे स्टेप में रो कहाँ है, ये पूरे पेज में रो कहाँ पे लिखा है मैंने, ये है रो, है ना, दिस इज रो। 1 मीटर क्यूब का कितना मास होगा, kg/m³, दिस इज रो, 3m/4πr³। क्लियर सभी को, दिस इज रो। अभी देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये स्फीयर होता और उससे मैंने r/2 कट किया होता, तो बताओ इसका मास कितना आता। डिस्क में m/4 आया, स्फीयर होता तो कितना आता, m/8, है ना, क्योंकि स्फीयर होता तो मास किसके प्रोपोर्शनल होता, अगर स्फीयर होता तो मास r³ के प्रोपोर्शनल होता। तो अगर तुमने रेडियस हाफ किया, 1/2 किया, तो 1/2 का होल क्यूब कितना आएगा, 1/8, तो ये मास m/8 आता। क्लियर सभी को? तो तुम देखो रेडियस को कितना टाइम्स किया गया है, हाफ किया रेडियस को, तो हाफ लो और फिर जितना प्रोपोर्शनलिटी का पावर है उस पर लगा दो। यहाँ पे क्या किया था तुमने, यहाँ पे तुमने किया था 1/4, तो इसलिए तुमने 1/4 का क्यूब किया, है ना। जो नया मास आएगा वो 1/4 का क्यूब आएगा, क्योंकि रेडियस 1/4 था, तो इसलिए 1/16 आया। क्लियर सभी को ये चीज़? तो आई थिंक अब ये तुम ये ट्रिक सीख गए, और तुम जब किसी स्फीयर से स्फीयर कट करके निकाला जाए या डिस्क से डिस्क कट करके निकाला जाए, तो तुम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे ये ट्रिक यूज़ नहीं होगा, ऐसा में मैंने डिस्क से स्क्वायर कट करके निकाल दिया। अब तुम्हें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुम्हें इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें बचे हुए मास का ना, ये डिस्क है, डिस्क जिसका मास m रेडियस r था, उसमें से तुमने एक स्क्वायर कट करके निकाला, क्लियर। और स्क्वायर तुमने ऐसा कट किया कि स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो इसके सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें इस बचे हुए का सेंटर ऑफ मास पता करना है। क्या तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो खुद से? मैं चाहता हूँ तुम स्क्रीन पॉज करके अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो। तुम्हारे पास 2 ही मेन काम है। क्या? एक मेन काम है तुम्हारे पास कि तुम इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो पता करो, क्योंकि तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्लियर है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ स्क्वायर का सेंटर है। और दूसरा तुम्हें क्या चाहिए, दूसरा तुम्हें स्क्वायर का मास चाहिए। तो फिर एक ये मास यहाँ पे, दूसरा मास यहाँ पे, फिर तो पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा देंगे। बट पहले ही दोनों चीज़ें खोजो, इस स्क्वायर का मास और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? डिस्क का रेडियस r है, बस इतना दिया हुआ है। समझ आई बात? चलो आ जाओ। क्या तुमने कोऑर्डिनेट्स खोज लिया? बोलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 होगा, है ना, जहाँ पे मास कितना रखा है m। अब
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक r दूरी है ना, तो ये आधा होगा ना इस पॉइंट का, है ना, ये पॉइंट हाफ होगा ना, क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी होगी, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस पर है और ये x एक्सिस है, बट y कोऑर्डिनेट कितना होगा r/2। तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए, बट इसका मास कितना है, तो हम यूनिटरी मेथड करेंगे। ध्यान से देखो, मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे एरिया से काम करना पड़ेगा। पाई r स्क्वायर का मास m है, तो 1 मीटर का मास कितना होगा, m/πr²। मुझे कितने मीटर स्क्वायर का मास चाहिए वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस एरिया ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट, कैसे करोगे स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट, मुझे बताओ। क्या मैंने तुम्हें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सिखाया था, क्या मैंने तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सिखाया था, कैसे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालते हैं। क्या जब हमने पैरेललोग्राम का एरिया लिया था, है ना, तो मैंने तुम्हें वेक्टर में एक बात बताई थी कि अगर ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है, ये D1 है लेट अस से और ये D2 है, ये डायगोनल D2 है। चलो उसको अलग अलग कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि तुम भावनाओं को समझ पाओ थोड़ा। लेट अस से ये डायगोनल एक है, एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। ये ब्लू वाला डायगोनल D1 है और रेड वाला डायगोनल D2 है। तो क्या मैंने तुम्हें इसका एरिया का फॉर्मूला बताया है, बताया है ना। इसके आगे काम तुम्हें खुद करना है। तुम देखो कि डायगोनल के टर्म में एरिया का फॉर्मूला क्या है, और तुम्हें यहाँ पे ना डायगोनल का लेंथ पता है। मुझे बताओ, स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं ना, तो अगर ये डायगोनल r लेंथ का है तो ये वाला डायगोनल भी r लेंथ का ही होगा ना, है ना। तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, उससे तुम्हें अपने स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। समझ आई बात, है ना। अगर एक डायगोनल r लेंथ है तो दूसरा डायगोनल भी r होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। तो वहाँ पे जो मैंने तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जो डायगोनल से एरिया निकालने का फॉर्मूला सिखाया, उससे तुम्हें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा ना। मैं चाहता हूँ तुम अभी, अगर तुम्हें नहीं याद है, हम अभी चलो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तुम्हें नहीं याद है तो अपने वेक्टर का नोट्स खोलो और देखो कि डायगोनल के टर्म्स में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही है ना। पैरेललोग्राम की पहचान क्या होती है, दोनों दोस्त के ये दोनों साइड और ये दोनों साइड पैरेलल होने चाहिए, स्क्वायर में भी होता है, क्लियर। तो डायगोनल ऑफ का एरिया का फॉर्मूला सेम वहाँ भी काम करेगा, क्लियर सभी को ये चीज़। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर मास इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा, सिंपल सी चीज़, क्लियर। तो इतने मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा, है ना। तो तुम उसे इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना। ये तुम्हारा r है तो ये वाला रेड लेंथ भी r होगा, है ना। बोथ डायगोनल्स r के इक्वल हैं, तो इसका एरिया कितना आएगा, ठीक है। तो बताओ क्या था डायगोनल्स के टर्म में एरिया का फॉर्मूला, क्या वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 था, क्या ये हाफ इंटू D1 इंटू D2 था एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, या सिर्फ D1 इंटू D2 था, हाफ इंटू D1 इंटू D2 था या सिर्फ D1 इंटू D2 था। ये इस पॉइंट पे तुम्हें याद करना है, ठीक है। कैसे याद कर सकते हो तुम यहाँ चेक भी कर सकते हो, है ना। देखो ये लेंथ तुम्हारा r/2 है, तो ये r/2 sec 45 हो जाएगा, है ना। तो एरिया स्क्वायर, क्लियर, ये r है ना। तो साइड स्क्वायर मेरा एरिया होता है। मैं क्या कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, देखो ना, अगर हम फॉर्मूला भूल गए तो मैं क्या करूँगा, ये r/2 है, क्लियर, तो ये 45 डिग्री आएगा ना स्क्वायर में, तो ये लेंथ r/2 sec 45 आएगा। मतलब r/2 sec 45 का मतलब क्या होता है, r/2 इंटू √2, क्लियर। अब इसका स्क्वायर मैं कर दूंगा तो मुझे अपना एरिया मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, r²/4 इंटू 2, मतलब r²/2। ये इस स्क्वायर का एरिया आने वाला है। मैंने कैसे किया बताओ, मुझे ये लेंथ r/2 पता था यहाँ से यहाँ, तो cos 45 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, उससे तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। ये होगा, मान लो अगर मैं इस पॉइंट को a बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को b बोल रहा हूँ, तो ये AB का लेंथ निकाला मैंने, क्लियर। और मैंने उस AB का फिर होल स्क्वायर कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, साइड का स्क्वायर से साइड का एरिया, तो r²/2। इसका मतलब
अगर तुम्हें यहाँ पे आंसर चाहिए डायगोनल के फॉर्मूले से, तो यहाँ से यहाँ एक डायगोनल ये भी आर है और दूसरा डायगोनल भी आर है, मतलब ये सही फॉर्मूला लिखा मैंने, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ये डायगोनल के टर्म्स पे तुम्हारे पैरेललोग्राम का एरिया, हाफ इंटू आर आर स्क्वायर बाई 2। तो मुझे जो एरिया चाहिए वो आर स्क्वायर बाई 2 का चाहिए, तो वो कितना आएगा, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना आया बताओ, आर स्क्वायर कैंसिल हो गए बट नीचे पाई रह गया, तो m बाई 2 पाई। दिस इज़ योर मास, इतना मास है तुम्हारा यहाँ पे ना इस पॉइंट पे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हारा कैसा सिस्टम हो गया बताओ। अब मेरे पास सिर्फ 2 मासेस बच गए, 2 पॉइंट मासेस है ना। कैसे मासेस बच के 2 पॉइंट, कहाँ कहाँ पे, एक मास है ओरिजिन पे जो कि m के बराबर है 0,0 पे रखा हुआ है, और दूसरा मास है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0,r/2 है ना, बट इसका मास कितना है m/2 पाई। बस खत्म, m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 कर दो, तुम्हें अपना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिल जाएगा। समझ आया सभी को ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, बोलो सर आप ही को समझ आया आपने क्या किया। मैंने मेनली स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए कुछ ज्योमेट्री यूज़ किया। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला एक बार में याद है कि हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 है, तुम तुरंत हाफ इंटू आर कितना करते, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर होता है ना। ए बी अगर मैं यहाँ सी लिखूँ है ना, अगर मैं यहाँ पे C लिखूँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को D, तो ABCD स्क्वायर में AC का लेंथ अगर R है, AC R क्यों है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सर्कल है ना AC, तो BD भी R होगा, तो हाफ इंटू आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर वो फॉर्मूला तुम भूल गए तो तुम्हें पता है कि ये R/2 है क्योंकि डायगोनल का आधा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से cos 45 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख के हाइपोटेन्यूज निकाल लो, और उसका हाइपोटेन्यूज क्या है, वो स्क्वायर का एक साइड है, उसका होल स्क्वायर कर दो। मैंने दोनों तरीके से एरिया निकाल के तुम्हें दिखा दिया। क्लियर, तुम्हें जो माइंड में आए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो जल्दी कर सकते हो, नहीं याद है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यदि 1 मीटर स्क्वायर का इतना एरिया है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना एरिया होगा, तो वो मैंने कैलकुलेट किया और m/2 पाई स्क्वायर का मास हो गया। अब आगे m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2, पूरा उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर को पाई के टर्म्स में ही छोड़ सकते हो। क्लियर सभी को। तो ये हमने एक अच्छा क्वेश्चन और किया है ना, कि अगर हम किसी मास एक पूरा है उससे कुछ हम कट करके निकालते हैं, तो यहां पे वो ट्रिक काम नहीं किया जो मैंने तुम्हें इस पर्टिकुलर पेज में सिखाया और इस पर्टिकुलर पेज में सिखाया। कौन सा ट्रिक, ये m/64 m/16 निकालने का। वो कब काम करेगा, जब डिस्क से डिस्क कट करके निकालोगे, स्फीयर से स्फीयर कट करके निकालोगे। बट अगर डिस्क से स्क्वायर कट कर लोगे तो बेसिक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। एक मास m ओरिजिन पे रखा, दूसरा यहाँ रखा, कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। क्लियर सभी को। तो आज हमने एक बहुत ही मेजर लेक्चर कंप्लीट किया और एक बहुत मेन पार्ट कंप्लीट किया अपने कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, बट ये सब तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर से चीज़ें थोड़ी टफ लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये टफ नहीं है, ये बात मेरी मानो। समझ आया। अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ कुछ बेसिक स्टेप्स कर रहे हो ना, एक एक स्टेप करके अपने को आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चंस करो, जो तुम्हारे पास डीपीपी आएगी उस पर्टिकुलर डीपीपी से तुम क्या करोगे, ऐसे नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन वहां भी होंगे, फटाफट सॉल्व करो, है ना। तो देख लो कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होना है, नहीं मिल रहा क्वेश्चन मुझसे मांगो, आज ही सॉल्व करके खत्म करो इसको, है ना, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ ये हमें आ गया, अब हम नेक्स्ट पढ़ने के लिए तैयार है। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।